हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है क्लास 9 का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलो देखते हैं कि ये पालमपुर के स्टोरी से आप कैसे इकोनॉमिक्स समझोगे, कैसे मेनली हम इस चैप्टर में प्रोडक्शन समझने वाले हैं। तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा प्रोडक्शन से रिलेटेड। आज हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं और आपके एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, सारे क्वेश्चन और सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो बी ट्यून। तो यस, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, अपने चैप्टर को, विलेज पालमपुर के चैप्टर को। तो उससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, आप लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है? हम हर एक चीज़ चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि आप इतना पढ़ लो कि आप किसी को पढ़ा सको। ओके, ऐसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और बोर्ड्स एग्जाम आपके क्लास 10th में होने वाले हैं, बट ये सारी चीज़ें 9 से अगर आप अपने हैबिट ऐसे बनाएं पढ़ने के लिए, तो आई एम वेरी श्योर यू कैन टॉप दिस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। So, the purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. तो yes, इस स्टोरी का पर्पस है पूरा का पूरा कि आप प्रोडक्शन समझें और प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारी चीज़ें समझें कि वो कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये ओवरव्यू है, और आप मेरे ख्याल से ये पहली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ने भी जा रहे हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं एक हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर से। तो हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो, दिस विलेज इज नॉट इन रियलिटी, ये एक काल्पनिक विलेज है जो आपको समझाने के लिए यूज होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द हाइपोथेटिकल विलेज। Next, farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विलेज पालमपुर है वहाँ पे सबसे मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी है आपका फार्मिंग। ओके बेटा, कि सबसे मेन एक्टिविटी मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं अपने जीविका के लिए, और उसके साथ साथ अलग भी चीज़ें करते हैं जो कि क्या है? डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है, बड़े बड़े नहीं, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। या आप जानते होंगे कि एक्टिविटी जब आप फार्मिंग करते हो बेटा, तो साथ में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ये सारे फार्मिंग आप लोग करते रहते हो। आप काऊ रख लेते हो या फिर फैलो रख लेते हैं लोग, फार्मर्स लोग, तो साथ में ये सारी एक्टिविटी भी वो करते हैं। आगे चलते हैं। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. तो yes, कोई भी आप प्रोडक्शन करो तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, बिकॉज आप जानते होंगे कि प्रोडक्शन हमारा आता है 3 लेवल के सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, और तीसरा आपका थर्ड सेक्टर भी कह लो या फिर टर्सरी भी होता है, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड, मेनली एग्रीकल्चर इसमें आता है, ठीक है। और जब हम उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों, प्रोडक्शन हमारा क्या है, जब कोई चीज़ बना रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो हमारे ज़रूरत क्या क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज की, मैन मेड आइटम्स की, ह्यूमन एफर्ट की, ह्यूमन ही तो आके वहाँ पे काम करेंगे, मनी की, ऑब्वियसली पैसे से आप फैक्ट्री बनाओगे, उससे रॉ मटेरियल लाओगे। तो ऐसे आपका प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ ओवरव्यू, तो बस ऐसे समझते हैं। ओके, as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम बहुत सारे आइटम्स को लेके, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके, कोई अपने जो ज़रूरत की चीज़ होती है, अपने डिज़ायर की चीज़ होती है, उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है? पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू नेबरिंग विलेज एंड टाउन। क्या है वो? रायगंज। अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। तो जो पालमपुर विलेज है उसके पास में ही एक बड़ा विलेज है, और टाउन भी है उसके आसपास में ही। तो रायगंज जो है वो एक बड़ा गांव है, बड़ा विलेज है जो 3 किलोमीटर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। तो क्या है कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है। बड़ा गांव वो होता है जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है, ओके। और फिर वहीं से नियर बाई रोड लेके आप थोड़ा सा ही दूरी पे क्या है? सबसे पास वाला शहर, शहर नहीं आप एक कस्बा कहोगे, हियर इट इज़ टाउन, वो है शाहपुर, ओके। Many kinds of transport are visible on this road, starting from बुलकाट, टांगा। बुलकाट क्या होता है? और टांगा
बुल कार्ट वो होता है बेटा कि बुल से और पीछे आप कार्ट लगा दो और वो आगे चलता है, वो एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट का मीडियम बन जाता है। टांगा इज़ बेसिकली जो आप हॉर्स जो होते हैं उनसे बनाते हो, ठीक है? कार्ट, हॉर्स कार्ट को ही कहते हैं। इसका थोड़ा अलग-अलग जगह पे अलग-अलग मतलब निकलता है, ओके? इंडिया में ही कई पार्ट पे अलग-अलग होते हैं। हम आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, होगेज़ ये क्या होता है, एक वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बुफैलो। तो बुल कार्ट हो गया जहाँ पे बुल है, टांगा हॉर्स वाला है, और ये हो गया जहाँ से बुफैलो का यूज़ होता है, टांगा एक कार्ट बना के ट्रांसपोर्ट के मीडियम के लिए। तो उससे क्या होता है ये देखते हैं। लोडेड विद जैगरी, जैगरी इज़ गुड़ एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इन सारी ये सारे उस गाँव में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं कि इन सारी चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उससे क्या लोडेड रहते हैं, जैगरी, स्पेशली क्योंकि जैगरी वहाँ पे प्रोड्यूस होता होगा, और अदर कमोडिटी जो अलग-अलग चीज़ें हैं, वो भी वहाँ पे इससे क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। दिस विलेज इज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलॉन्गिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। तो इस गाँव में लगभग 450 फैमिली हैं और वो डिफरेंट कास्ट के हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो 80 अपर कास्ट फैमिली है वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादातर इन्हीं 80 फैमिली के पास है। बट रहते कितने फैमिली हैं, 450, ओके। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड अप ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। तो उनके जो घर हैं, जो 80 फैमिलीज़ हैं, उनके घर हैं थोड़े बड़े हैं, और उनके बेसिकली घर बने हुए हैं सीमेंट से, ब्रिक से, प्लास्टर वास्टर करे हुए हैं। बट द एससीज हु आर दलित्स comprise one third of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अब यहाँ पे देखो एक कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। जो एससी हैं वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, बट वो गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके घर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। कई के घर तो अभी मड और स्ट्रॉ के हैं। मड और स्ट्रॉ मीन्स वो घास फूस हट जिसको बोलते हैं उसके हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ओके। गांव में ये अच्छी बात है कि बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी हेल्प से इरिगेशन होता है, वो मोटर ट्यूबवेल जो है उससे चलते हैं, और भी छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वहाँ पे विलेज पालमपुर में होते हैं। तो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो उस गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड। उस गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर किससे चलता है, वो सरकार से चलता है, गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। तो इस गाँव में हमको ये देखने को मिला कि इस गाँव में स्कूल भी है, ओके, और हॉस्पिटल भी है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन अबव shows दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। तो ये ऊपर का जितना भी इंट्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन आपने देखा कि पालमपुर विलेज में क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है, इससे ये पता चलता है कि उस गाँव में क्या है, उस गाँव में अच्छा स्कूल भी है, रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी आते हैं, है ना? रोड है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, ये सारी चीज़ें भी हैं, ओके? सो कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज़ इन योर नियर बाय विलेज। अगर आपके आस-पास कोई गाँव है या फिर आप गाँव से हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आप कंपेयर करिए कि क्या आपके यहाँ ये सारी फैसिलिटी है, आपके गाँव में, या फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स तो हर गाँव में होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, बट कुछ छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ पे नहीं भी हैं, अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडिया में, तो कुछ ऐसे भी पार्ट हैं। तो ये आप कंपेयर करो, ये बड़ा ही मज़ेदार एक्टिविटी है और इसको देखो, ठीक है? नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, एन इमेजिनरी विलेज, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज। अब ये स्टोरी क्या लेके जाएगा हमें, प्रोडक्शन एक्टिविटी की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनको हमको पढ़ना है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर आपका। सही मायने में देखें तो पहले ये एक ओवरव्यू दिया कि क्या क्या उस गांव का कंडीशन है। जैसे वो मूवी स्टार्ट होती है ना, तो पहले सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो सेम ऐसे ही अभी हुआ है, ओके। तो इन विलेज अक्रॉस इंडिया, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये सिर्फ इस गाँव का नहीं, ये पूरे इंडिया में क्या है, फार्मिंग हमारा मेन एक्टिविटी है, ओके। मेन कैसा एक्टिविटी है, सोर्स ऑफ इनकम, लोग सबसे ज़्यादा इसी में इंडल्ज रहते हैं। तो द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। तो जो दूसरे एक्टिविटी है छोटे
उसमें क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, शॉपकीपिंग आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ओके? तो वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट पहले हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोडक्शन के बारे में। तो ठीक है, पहले हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो प्रोडक्शन क्यों ही करते हैं? आप खुद अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें थोड़ा सोचो कि प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं। अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होता है तभी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एम क्या है? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में मैं ऐसे क्वेश्चंस बताते रहूंगी बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट होगा। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो सबसे बड़ा एम तो प्रोडक्शन का यही है, ठीक है? देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी गुड्स और सर्विस को हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें 4 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? और वो 4 रिक्वायरमेंट कौन-कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। तो गिव मी 1 मिनट अभी। ओके, ये तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एम ऑफ प्रोडक्शन है क्या? एम ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, हम ये देखें। और फिर 4 रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहला क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। ओके, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है लैंड, कि कहाँ प्रोड्यूस करोगे। ओके, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए होगा लैंड, ठीक है? एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये तो हमारे दूसरे रॉ मटेरियल में आ जाएंगे। दूसरा क्या है? द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। तो दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। तो लेबर का क्यों काम है? कि वही लोग वहाँ पे काम करेंगे। तब some production activities require highly educated workers to perform the necessary task। तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं जो हाईली एजुकेटेड पर्सन को रिक्वायर करती हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं। और कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी जो मैनुअल वर्क के लिए होते हैं, ठीक है? जो जो आप लेबरर्स कह लो, उसके लिए होते हैं। ईच वर्कर इज प्रोड्यूसिंग, सो प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो हर एक वर्कर जो है वो अपना लेबर कर रहा है, काम दे रहा है प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। वो है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या होता है हम वो देखेंगे। ओके, फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ये क्या है फिजिकल कैपिटल हमारा? कि जो हमको रॉ मटेरियल समझो कि इनपुट चाहिए हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन के लिए। ओके, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 2 टाइप की चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो टूल एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल सच एज अ फार्मर्स प्लाव, ओके, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो एक छोटी चीज़ जिससे वो ऐसे शेप में होता है ना आपका पुलाव करने वाला मशीन, उससे लेके बड़ी-बड़ी जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर तक की चीज़ें आ जाएँगी हमारे टूल मशीन। और बिल्डिंग तो है ही उसमें। तो टूल मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड कॉल्ड फिक्स कैपिटल। ओके, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो हमारा फिजिकल कैपिटल है उसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज किए हैं। कि कुछ फिक्स कैपिटल होते हैं। फिक्स कैपिटल वो होते हैं जो वन टाइम आपका पहली बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ले लिया। मशीन हर रोज़ तो चेंज होगा नहीं, लैंड हर रोज़ चेंज होगा नहीं, बिल्डिंग हर रोज़ चेंज होगी नहीं। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे फिक्स कैपिटल में, कि ये फिक्स चीज़ें हैं, सालों के बाद चेंज होते हैं। और दूसरा आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होता है जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेवर। अगर कोई यार्न की प्रोडक्शन कर रहा है, तो कोई कपड़े की प्रोडक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे हर रोज़ यार्न की ज़रूरत, धागे की ज़रूरत होगी, ठीक है? अगर कोई पॉटर है तो उसको हर रोज़ क्ले की ज़रूरत होगी। सो ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम। तो प्रोडक्शन के दौरान कुछ पैसे की हमेशा ज़रूरत होती है जिससे आप रॉ
मटेरियल खरीदो, पेमेंट करो या फिर कोई अदर चीज़ें हैं उनको करो, ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए। तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो 2 टाइप के यहाँ पे हमको देखने को मिले कैपिटल, जो किसमें है फिज़िकल कैपिटल। तो फिज़िकल कैपिटल के 2 पार्ट मिल गए। फिज़िकल कैपिटल कैपिटल जो हम कैटेगराइज़ कर दिए फिक्स कैपिटल में है और एक में कर दिए वर्किंग में। जो हमारा फिक्स कैपिटल है, जो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल वो है जिससे हम रॉ मटेरियल्स और बाकी चीज़ें लेते हैं। समझ में आई बात? ओके। अनलाइक टूल, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज़ आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है कि जो टूल और मशीन्स हैं, वो एक बार की इन्वेस्टमेंट है, बट वर्किंग कैपिटल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, उसकी ज़रूरत हर रोज़ पड़ने वाली है। तो इसके लिए ये हमारा नाम ही से है वर्किंग कैपिटल। ओके, यहाँ पे है देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। हम 3 रिक्वायरमेंट पढ़े थे अभी तक। सबसे पहला रिक्वायरमेंट था लैंड, ओके? सबसे पहला रिक्वायरमेंट था यहाँ पे हमारा लैंड, दूसरा रिक्वायरमेंट था हमारा लेबर और तीसरा हमारा रिक्वायरमेंट था यहाँ पे फिज़िकल कैपिटल। अब फिज़िकल कैपिटल को हम लोगों ने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया। सबसे पहला आया लैंड, फिर लेबर, देन फिज़िकल कैपिटल, ये 3 आया और फिज़िकल कैपिटल को यहाँ से देखो हम 2 पार्ट में डिवाइड करा, ओके? अब देखते हैं चौथा क्या है रिक्वायरमेंट। कहते हैं 4 रिक्वायरमेंट होते हैं। तो चौथा है यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। दिस दीज डे इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। चौथा क्या है? ह्यूमन कैपिटल। तो पहला लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ये लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल से मिला के आप प्रोडक्शन तो कर दिए, उसके बाद आपको नॉलेज चाहिए उसको सेल करने के लिए, नॉलेज चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, नॉलेज चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए। सो ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर, लैंड एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे देखो ये पिक्चर है, वहाँ पे एक मिनट मैं पिक्चर आप लोगों के लिए क्लियर कर दूँ। इस पिक्चर में देख पाओगे कि एक प्रोडक्शन फैक्ट्री दिख रही है, प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल सब दिखेंगे। रॉ मटेरियल हमारा वर्किंग कैपिटल है, मशीन हमारा फिक्स कैपिटल है, वहाँ पे लैंड है, वो हमारा लेबर दिख ही रहा है और ह्यूमन कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगा सेल होगा तो अब आता है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. Very important. क्योंकि पता है ये चीज़ पता होती है बट फिर भी उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय ये सारे कॉम्बिनेशन से, और इन सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन को हम जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। तो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब हम पहले 3 प्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू वेट 1 मिनट। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल कैपिटल को रेफर करेंगे और जहाँ जहाँ कैपिटल की बात होगी अपने दिमाग में लेके चलना है कि हम फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा फार्मिंग इन पालमपुर में फर्स्ट टॉपिक है लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये पालमपुर में सबसे मेन प्रोडक्शन का काम है, एक्टिविटी है फार्मिंग। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर्स। तो पालमपुर के सारे जितने भी पॉपुलेशन उसमें 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए। और वो कैसे डिपेंडेंट है, या तो वो फार्मर है या फिर वो फार्म लेबरर है। फार्म लेबरर मतलब कि जो फील्ड पे काम करता है लेबर का। The well-being of these people is closely related to production on the farm। कि इन लोगों की जीविका, इन लोगों का वेल-बींग डिपेंड करता है सीधे की सीधे प्रोडक्शन से, कि जितना फार्म पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतने ही इन लोग ज़्यादा सही से रहेंगे, इनको ज़्यादा इनकम मिलेगा। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ पर्टिकुलरली फिक्स। अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि कल्टिवेशन में जो फील्ड है वो आपका फिक्स है, वो आपका बढ़ नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या है, गिरावट आ रही है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। कि 1960 से कल्टिवेशन में आने वाले जितने भी लैंड है उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, बट डिमांड क्या है, प्रोडक्शन का बढ़ते जा रही है डे बाई डे। तो बाई देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिएबल लैंड। तो क्या हुआ है कि थोड़े टाइम
पहले कुछ टाइम वेस्टलैंड जो होते हैं गाँव के, वेस्टलैंड मतलब कि जहाँ पे वो बंजर भूमि होती है, जहाँ पे कूड़ा-कचरा ज जाके एक डंप होते हैं, उसको कन्वर्ट किया गया है कल्टीवेबल लैंड के लिए, ठीक है? तो वेस्टलैंड थोड़ा-सा मर्ज हुआ है कल्टीवेशन वाले लैंड के लिए। तो देयर एक्सिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज़ फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। और इसके बाद कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, कोई स्कोप नहीं है कि आप नए लैंड को मर्ज करें, नए लैंड को लाएँ प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली ये फार्मिंग की एक्टिविटी के लिए, फार्मिंग के लिए। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी गई हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर, ओके। दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुनीता एक्सेट्रा। तो स्टैंडर्ड यूनिट लैंड के मेजरमेंट करने का हेक्टर है, बट हर लोकल लैंग्वेज में, विलेज में उसको बीघा में भी माना जाता है, गुनीता में भी मापा जाता है। कुछ कुछ विलेज में आप देखे होंगे उसको कट्ठा में बोलेंगे लोग, या फिर वर्ग में बोलेंगे, ऐसे कुछ लोकल टर्म्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्म है क्या? हेक्टर। 1 हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो 1 हेक्टर क्या होता है कि 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 100 100 100। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। अब 1 हेक्टर फील्ड का अपने स्कूल ग्राउंड से एरिया कंपेयर करना है एक्टिविटी। दूसरा क्या है? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फॉर्म द सेम लैंड। कि कोई क्या लैंड तो फिक्स है, तो क्या कोई अलग तरीका है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और हो सके। In the kind of crop grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh। कि पालमपुर जो विलेज है, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया इसके बारे में, जैसे बताया गया, ये यूपी के वेस्टर्न पार्ट के कुछ गांवों से रिजेंबल कर रहा है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। कि पालमपुर में सारे लैंड कल्टिवेट होते हैं, सब एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। नो लैंड इज लेफ्ट एडल। कि कोई भी लैंड को हम छोड़ते नहीं हैं, बंजर खाली छोड़ते नहीं हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्म्स ग्रोन ज्वार एंड बाजरा। कि बारिश के सीजन में, जो जुलाई जून अगस्त का टाइम होता है, उसमें फार्मर जो हैं वो खरीफ क्रॉप्स को अपने फील्ड में बोते हैं, जैसे कि ज्वार एंड बाजरा। फिर क्या है? दिस प्लांट्स आर यूज एज अ कैटल फील्ड। तो ये सारे जो प्लांट है उसको वो अपने चारे जो भी वो पाले हुए हैं एनिमल पेट्स हैं, वो उसके चारे के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और फिर क्या होता है, अक्टूबर और दिसंबर में वो पोटैटो अपने खेतों में बोते हैं। फिर इन द विंटर सीजन राबी फील्ड आर सोन विद वीट। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के सीज़न में राबी क्रॉप का जब टाइम आता है तो वो अपने खेतों में गेहूँ की खेती करते हैं, गेहूँ को बोते हैं, ठीक है। फिर अब क्या आता है, सर्दियों में तो वो गेहूँ कर लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम द wheat प्रोडक्शन फार्मर कीप इनफ wheat फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस wheat एट द मार्केट एट रायगंज। तो ये क्या करते हैं फार्मर की, जब वीट प्रोडक्शन होता है तो एक साल के लिए वो जितना उनको कंजप्शन, जितनी उनकी ज़रूरत होती है उनको फैमिली की, तो वो सारा रख लेते हैं। और जो भी सरप्लस होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है, उसको वो रायगंज जो मार्केट है, जो बड़ा विलेज है गाँव के आसपास ही 3 किलोमीटर पास में, जो हमने आगे पढ़ा था, वहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। A part of land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to the trader in शाहपुर। तो क्या होता है कि साल में एक बार शुगर कैन की भी खेती कर लेते हैं वो लोग, और उसको शुगर कैन को रॉ फॉर्म में या फिर उसको प्रोडक्शन करके जागरी बना के, गुड़ बना के, उसको पास का जो शहर है, कस्बा है शाहपुर, वहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो पालमपुर में सबसे मेन रीज़न क्या है कि एक साल में 3-3 फार्मिंग हो जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन का सिस्टम है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर। तो पालमपुर विलेज में क्या हुआ, बहुत सारे अभी आज भी विलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो पालमपुर विलेज में क्या हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ गई। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। और इसकी वजह से इरीगेशन का जो सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म करा गया। फेसियन विल वेयर टिल देन यूज बाई फार्मर टू ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेट स्मॉल फिल। अब वो क्या, इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी से पहले क्या करते थे कि वो कुएं से पानी निकाल के अपने खेतों में इरीगेशन करते थे। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। कि लोगों ने ये नोटिस करा कि जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है वो बड़े लैंड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली, बहुत ही कम टाइम में, बहुत आसानी से, बहुत कम रिसोर्स मेहनत से उसको इरीगेट कर पा रहे हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वेयर इंस्टॉल्ड बाई गवर्नमेंट।
कि जो पहला ट्यूबवेल था वो गवर्नमेंट से इंस्टॉल हुआ था। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल, और उसके बाद कुछ फार्मर्स जो थे वो अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी सेटअप करना स्टार्ट कर दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। तो इससे क्या हुआ कि जब प्राइवेट ट्यूबवेल भी कर लिए मिड 1970 में, पूरा का पूरा जो 200 हेक्टेयर लैंड होता था वो क्या हो जाता था, इरीगेट हो जाता था। लेट्स सी व्हाट इज दिस इन दिस टेबल। Not all villages in India have such high level of irrigation. Yes, this is true. This is right, and this is very relevant for to today's world also, today's time also, in 2026 also. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country we well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. तो क्या है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अलग अलग जो रीजन्स है वहाँ पे कैसे पानी की स्कैरसिटी है, और अभी भी बहुत सारे रीजन में लोग रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। इज मल्टीपल क्रॉपिंग, लेट मी हाईलाइट दिस क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में अगर एक से ज़्यादा आप क्रॉप उगा पा रहे हो एक पर्टिकुलर लैंड पे, दो लैंड पे नहीं, एक लैंड पे, उसको कहते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका एग्जाम्पल भी ये दे देना जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये क्या है, सबसे कॉमन तरीका है एक लैंड पे प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। कि सारे फार्मर जो हैं पालमपुर में वो कम से कम 2 मेन क्रॉप तो होते ही हैं। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 और 20 ईयर। तो लास्ट के 15 या 20 साल से बहुत से लोग एक थर्ड क्रॉप की तरह पोटैटो को भी उगाते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए है टेबल में, ये रहा आपका पिक्चर जहाँ पे वीट, बाजरा, शुगर कैन और पोटैटो दिए गए हैं। लेट्स सी क्या है डिस्कस करने के लिए। द फॉलोइंग टेबल 1.1 shows the land under cultivation in India in unit of million hectare. Okay. Plot this on the graph provided. What does the graph shows? Discuss in class. तो ये रहा आपका ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है और इसको क्लास में डिस्कस करना है। तो ये तो हमारी क्लास एक्टिविटी हो गई। अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इसको हम लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो अंदर के जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे। ओके, वरना इसका फ्लो टूट जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाई मल्टीपल क्रॉपिंग। एक चीज़ तो हमने देख लिया कि एक फील्ड पे हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बिना लैंड बढ़ाए। तो पहला मेथड हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड, द अदर वे टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। दूसरा मेथड क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाएं। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो यील्ड कैसे मेजर होता है कि एक क्रॉप है उस पर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एक सीजन में, उससे हम मापते हैं। Till the middle 1960, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yielding. तो 1960 तक क्या होता था कि जो सीड यूज़ होता था कल्टीवेशन में वो एक ट्रेडिशनल सीड होता था जो कि लो यील्ड का था, मतलब कि उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, और एक चीज़ था कि उसमें जो इरीगेशन होता था, जो खेत में पानी डालते हैं वो कम नीडेड होते थे। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। तो जो किसान थे वो काउ डंग और दूसरे नेचुरल वे का जो भी फर्टिलाइजर था वो खुद यूज़ करते थे। कोई ऐसे आर्टिफिशियल जो अभी आता है वो सब नहीं यूज़ करते थे। ऑल दिस वेयर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये सारी चीज़ें फार्मर के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती थी, उनको ये सब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अब आता है द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज विच इज HYVs ऑफ सीड्स। तो क्या होता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो फार्मर को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक नए टाइप के सीड से, विच इज़ HYV सीड्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन को बढ़ाता था। हाई यील्डिंग सीड्स थे, इनका नाम ही है हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, द HYV सीड प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। तो एक प्लांट में वो ट्रेडिशनल सीड के कंपेरिजन में वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result.
तो एचवाईवी सीड्स जब से आए उसके बाद क्या है कि इनको इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होता था और इनको केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड क्या होता है जो कि कीट पतंगों को मारने की दवा होती है, ये सारी चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत होने लगा। तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है बट इन सब केमिकल और फर्टिलाइज़र और इरिगेशन का भी ज़्यादा यूज़ होता है इस टाइप के सीड में। तो ये एक अल्टरनेटिव दूसरा मेथड है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर लैंड। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ एचवाईवी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। इनके कॉम्बिनेशन से ही, अब सिर्फ सीड लगा देने से इरिगेशन ही नहीं करो, इरिगेशन करो पर फर्टिलाइजर ही यूज़ ना करो तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है इस मेथड ऑफ फार्मिंग में कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में कि ये सारे कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए सारे कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी है। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। कि जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जो फार्मर हैं वो इस मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करें सबसे पहले। ठीक है। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज द एचवाईवी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन द फार्मिंग। कि यहाँ के लोगों ने ये सारे कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट किया। Some of them brought farm machinery like tractor, dresser, which made plowing and harvesting faster. कि कुछ फार्मर तो ऐसे थे जो अपना ट्यूबवेल लगाएं, वो अलग अलग मशीनरीज लाएं, जैसे कि ट्रैक्टर लाएं, थ्रेसर लाएं, पलाव करने के लिए लाएं। तो ये सारा क्या हार्वेस्टिंग को क्या कर दिया, तेज़ कर दिया, फास्ट बना दिया। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ वीट। और उनको रिवॉर्ड में क्या मिला, बहुत सारा प्रोडक्शन वीट का। In Palampur, the yield of wheat grown from traditional variety was 1300 kg per hectare. कि पालमपुर में ट्रेडिशनल वैरायटी से क्या होता था, इतना केजी निकलता था एक हेक्टर में, और एचवाईवी सीड्स का यूज़ होने के बाद ये क्या हो गया 3200 केजी। सीधे ये लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, लगभग ट्रिपल हो गया ये। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वीट का। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द। अब क्या है, फार्मर्स की ज़्यादा सरप्लस है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विल द लैंड सस्टेन। ये हमारा नया टॉपिक। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। कि लैंड एक है नेचुरल रिसोर्स और इसका यूज़, इसको हम इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। इसके यूज़ के लिए हमें बहुत सारे ध्यान रखने की ज़रूरत है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ बेस। कि साइंटिफिक रिसर्च ये बताते हैं कि हमने लैंड को बहुत ओवर यूज़ कर लिया है। ओके, इन मेनी एरिया green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater from the tubal irrigation has led to the depletion of water table. कि क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है, और चूंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से क्या है कि वाटर लेवल जो हमारा है वो भी नीचे चला गया है। Environmental resource like soil fertility and groundwater are built up over years. One destroy, it is very difficult to restore them. कि ये सारे ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं कि एक बार रिस्टोर हो गए तो इसको रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कि हमें क्या करना है, हमें इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप देखते हो कि खुद भी यूज़ करें, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचाए रखें। तो हम क्या करते हैं, इस फ्यूचर यूज़ के लिए इसको बचाए रखना, ये डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रहा हमारा एक टेबल। Chemical fertilizer provide mineral which dissolve in water and immediately available to plant, but this may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, river and lake. तो ये क्या करता है, फर्टिलाइजर जो है हम यूज़ तो करते हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ता है, बट ये सॉइल रिसोर्स जो हमारा है सोर्स, उसको भी क्या करता है, पोल्यूट करता है, एज वेल एज ग्राउंड वाटर तो होता है, ये रिवर और लैक को भी पोल्यूट करता है। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ओके, this means sometime after their use the soil will be less fertile than ever before. ओके, सोर्स क्या है इसका, डाउन टू अर्थ न्यू इंडिया। ये सोर्स से, ये आर्टिकल से, सोर्स जो भी है यहाँ से ये बोला गया है कि इतना फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है सॉइल के लिए। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। कि पंजाब में इसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। कि जो कंटिन्यूस यूज़ है केमिकल का वो सॉइल के हेल्थ को ये डिग्रेड किए जा रहा है, इसको और ख़राब किए जा रहा है डे बाई डे। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। और पंजाब के जो फार्मर हैं उसको देखा जाए तो वो फोर्स हैं इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनसे ये एक्सपेक्टेशन है
कि वो जो पहले जिस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उस लेवल पे प्रोडक्शन करें। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ रेजिंग वेरी फास्ट, कि कल्टीवेशन का कॉस्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। ओके, so I think this is enough for one video. We will continue in the next part. Okay, part 2 में। और दिस आज हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। पूरा चैप्टर अभी बचा ही हुआ है तो इसको हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो, कोई पढ़ाने का तरीका नहीं आपको समझ आ रहा हो, वो भी बताइए, हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। चलो ठीक है, बाय।